करंट अफेयर तो करंट अफेयर लिखती नहीं है अलग से, थोड़ा बहुत लिख लिया कीजिएगा, उससे ध्यान रहेगा। कुछ कुछ तो सारा याद नहीं रहता है ना। देखिए आज 6 डे होगा ना 45 डे टारगेट वाले का। अच्छा 18। और देखिए जैसे कि कुछ लोग थे जो बोल रहे थे कि गर्ल्स ग्रुप में तो सारे लोग हैं नहीं, तो उनको नहीं पता है कौन सा टॉपिक होता है। तो कल क्या होगा, 1857 का वॉर होगा, और हिस्ट्री के साथ फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में लाइट चैप्टर पढ़ेंगे, प्रकाश को, ठीक है ना, वो दोनों होगा। और आज क्या था, आज केमिस्ट्री और पॉलिटी था ना, तो पॉलिटी में क्या है, संविधान सभा और प्रस्तावना, और केमिस्ट्री में था धातु पढ़ना था, ठीक है। और कल 1857 का वॉर और प्रकाश को पढ़ेंगे, ठीक है। आज का करंट अफेयर पूछ लेते हैं। बताइएगा अभी जो है ना, मतलब कुशा प्रोजेक्ट, कुशा जो है ये कौन, मतलब वायु, जैसे डिफेंस एजेंसी होता है ना हमारे यहाँ का, वायु रक्षा का है, तो इसके लिए प्रोजेक्ट कुशा को जो है कौन लॉन्च किया है, मतलब लाने की बात बोले हैं, कौन से संस्थान? अच्छा DRDO, ठीक है। DRDO जो है ना अभी एक प्रोजेक्ट कुशा लाएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए हमारे यहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है कि जैसे कोई भी मिसाइल, कोई भी कंट्री हमारे यहाँ, जैसे वॉर हुआ, ठीक है, तो कोई हमारे यहाँ कोई मिसाइल भेजा, ठीक है, तो ये रेंज होता है कि जैसे हमारे यहाँ क्या है S-400 है ना, कि मतलब 400 किलोमीटर की दूरी पे ही, ऊपर ही हम लोग उसको खत्म कर देंगे, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम होता है, तो ये 3 स्तरीय रक्षा प्रणाली होता है। तो अभी DRDO जो है ना एक प्रोजेक्ट कुशा लाया है, इसके अंतर्गत वो बोला है कि वायु रक्षा में जो क्षमताएं हैं, जो तरह का भी क्षमता रखे हुए, उसमें क्रांति लाई जाएगी, ये प्रोजेक्ट कुशा के तहत। तो बोलेगा एक लाने की बात कौन का है, तो DRDO का है, ठीक है। और इसमें देखिए पहले क्या होता था कि हम लोग दूसरे कंट्री का जो एयर डिफेंस सिस्टम यूज करते थे, ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ कि देखिए इजराइल भी वॉर में फंसा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग वो यूज नहीं कर पा रहे। तो जो DRDO है वो कहा है कि अब हम लोग खुद से बनाएंगे अपना एयर डिफेंस सिस्टम, तो इसी के लिए प्रोजेक्ट कुशा आया है। इस पर सरकार जो है मतलब कितना $2.5 बिलियन जो है वो खर्च करेगी, ठीक है, इस प्रोजेक्ट कुशा पे। बताइएगा अभी CBI के संयुक्त निदेशक कौन बने हैं? हाँ प्रवीण, देखिए प्रवीण मधुकर पवार, ठीक है, तो ये संयुक्त निदेशक बने, लेकिन निदेशक भी जो है ना इसके प्रवीण सूद हैं, ठीक है, कुछ दिन पहले इनके, ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का नाम प्रवीण ही है। तो निदेशक जो है वो प्रवीण सूद है, और संयुक्त निदेशक अभी बनाए गए हैं प्रवीण मधुकर पवार। पर प्रवीण पवार याद रखिएगा, क्योंकि मधुकर मतलब महाराष्ट्र वगैरह में होता है ना कि अपने पापा के नाम को लगाया जाता है, ठीक है, तो ये प्रवीण मधुकर पवार ये संयुक्त निदेशक है, और प्रवीण सूद जो है वो निदेशक है, ठीक है। बताइएगा CBI की स्थापना कब हुई थी? 1965 में, ठीक है, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक। बताइएगा अभी जो है ना केंद्रीय, कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जो ग्लोबल बायो इंडिया 2023 वेबसाइट को लॉन्च किए हैं? ग्लोबल बायो इंडिया 2023 ये वेबसाइट जो है वो लॉन्च किए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। बताइएगा अभी इनके पास कौन सा मंत्रालय है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन के पास है। ये अभी ग्लोबल बायो इंडिया 2023 वेबसाइट को लॉन्च किए हैं, और ये कहाँ पे होगा, ये जो ग्लोबल बायो इंडिया समिट है ये, हाँ नई दिल्ली के प्रगति मैदान में, ठीक है, 4 से 6 दिसंबर को ये होगा। बताइएगा अभी संयुक्त राष्ट्र सलाहकार जो है विशेषज्ञ समिति, मतलब इसका सलाहकार विशेषज्ञ समिति है संयुक्त राष्ट्र का, इसमें दोबारा किनको चुना गया है? दोबारा से इनको चुना गया है सुरेंद्र कुमार अधाना को, ठीक है, सुरेंद्र कुमार अधाना को। देखिए इसमें 2 है, एक आपको कुछ दिन पहले थी ना, ये क्या नाम था, कुछ नाम था, हाँ क्या है, रुचिरा कंबोज, ठीक है, ये UNO में अस्थायी प्रतिनिधि है, ठीक है। 3 तरह का इसमें नाम आएगा। एक अरिंदम बागची, तो ये जिनेवा में UNO के प्रतिनिधि है, ठीक है, ये 2 याद रखिएगा। रुचिरा कंबोज, ठीक है, ये क्या है, UNO की अस्थायी प्रतिनिधि है, ठीक। और अगर पूछेगा अरिंदम बागची तो ये जिनेवा में UA के प्रतिनिधि है, ठीक है। बताइएगा अभी भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुआ है? भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप ये जो है मुंबई में हुआ है, ठीक है। ये जो ना सबसे बड़ी नौकायान है ना रेगाटा प्रतियोगिता माना जाता है। इसमें जितने भी अभी नौसेना में जो भी है अध्यक्ष है या जो भी है सभी लोग इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप ये मुंबई में हुआ है। बताइएगा अभी एक राज्य सरकार है, वहाँ की पुलिस ये सबसे पहले की है कि जितने भी आतंक होते हैं, आतंकवादी का मुकदमा चल रहा होता है कुछ भी, तो उन लोगों को अगर रिहा कर दिया जाता है तो उन पे ना एक GPS ट्रैकर लगाया जाएगा। तो ये कौन सा राज्य की, कहाँ की पुलिस? जम्मू कश्मीर की पुलिस। ये भारत में अगर पूछा जाएगा तो ये पहली बार है राज्य में, हाँ जम्मू कश्मीर ये किया है कि वो GPS ट्रैकर लगा दिया, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि जेल में जो इतना सारा कैदी बढ़ते जा रहा है उससे भी क्या आप रिहा कर दीजिए, GPS ट्रैकर लगा के आप उसको देख रहे हैं। और इससे ये भी होगा कि देखिए अब
एक इंसान होता है ना, फितरत होता है, ठीक है, वो कितना भी आपको पता है कि मेरे पे नजर रखा जा रहा है, लेकिन आप उस तरह के हैं तो हरकत करिएगा ही, ठीक है। तो इससे पता भी चलेगा कि वो कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, इस तरह का है। और अगर पूछा जाएगा कि सबसे पहले कौन सा देश किया था, तो ब्रिटेन किया था, ठीक है। भारत में अभी ये जम्मू कश्मीर किया है, लेकिन जीपीएस ट्रैकर लगाने वाला ऐसे आतंकवादियों के पैर में ये सबसे पहले ब्रिटेन किया था, ठीक है। और ये जो है अभी नाम भी पूछ सकता है, उससे पूछेगा नहीं, लेकिन गुलाम मोहम्मद याद रखिएगा, इन्हीं के पैर में अभी ये लगाया गया है। बताइएगा, अभी लीला ओमचेरी का निधन हो गया है, इनको कौन सा जो है नागरिक पुरस्कार दिया गया था, पद्म श्री दिया गया था 2008 में, ठीक है। ये लेखिका और संगीतज्ञ थी। अब देखिए, पहला वैश्विक जो है हल्दी सम्मेलन कहाँ हुआ था, हल्दी सम्मेलन मुंबई में। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन मुंबई में हुआ है, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन इस बार दुबई में हुआ है, ठीक है। याद रखिए, अभी बहुत सारा सम्मेलन हुआ है, उसमें से कुछ याद रखिएगा, जो भी पहला हो वैश्विक रूप से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन है, तो ये मुंबई। तो कोई भी चीज अगर ग्लोबल मतलब बेसिस पे होता है ना, और अपने कंट्री में हो रहा है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। विश्व स्तर पे हो रहा है और अपने ही देश में हो तो ज्यादा है। जैसे कि ये पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन था, ये वैश्विक यानी ग्लोबल स्तर पे था, लेकिन हुआ अपने यहाँ मुंबई में, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन ये दुबई में। बताइएगा, डीआरडीओ जो है उनके अध्यक्ष कौन है, समीर बी क्या है, कामत, ठीक है, समीर बी कामत है, ठीक है, डीआरडीओ के ये अध्यक्ष। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, डीआरडीओ सीबीआई का 1958, ठीक है। डीआरडीओ 1958 में हुआ था न्यू दिल्ली में, और इसरो का 1969 में, ठीक है। सीबीआई का 1965, ठीक, सीबीआई 1965, डीआरडीओ 1958 और इसरो का 69 में। बताइएगा, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, वो तो विश्व कैंसर दिवस है 4 फरवरी को, लेकिन पूछेगा राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस तो 7 नवंबर को, ठीक है, 7 नवंबर को मनाया जाता है। और ये किन की जयंती पे मनाया जाता है, मैडम क्यूरी की जयंती पे, ठीक है। ये बहुत जागरूक की थी लोगों को कैंसर को लेकर, इसलिए उनकी जयंती पे मनाया जाता है नवंबर को, ठीक है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर, मैडम क्यूरी की जयंती मनाया जाता है, और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। बताइएगा, अभी जो प्रदूषित शहरों की सूची जारी हुई है भारत में, इसमें शीर्ष पे कौन है, न्यू दिल्ली है, ठीक है। वहां पे भी बहुत ज्यादा चला, सेकंड नंबर पे फरीदाबाद है, ठीक है। वहां पे इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो गया ना कि एक लिमिटेशन 500, ठीक है, कि इसको बहुत ही पॉल्यूटेड माना था। कभी कभी दिल्ली वो भी क्रॉस कर जाता है, अभी 483 है, लेकिन कभी कभी वो 500 भी क्रॉस कर जाता है। मतलब जो आंकड़ा दिया है उससे भी ज्यादा वहाँ पॉल्यूशन हो जाता है। हाँ, बहुत सारे पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है, न्यू दिल्ली में है, और सेकंड नंबर पे फरीदाबाद है, ठीक है। बताइएगा, अभी जो कोलिंस डिक्शनरी है, हाँ उधर ये, लेकिन इसमें सेकंड नंबर पे ही है। अब देखिए, कोलिंस डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसको घोषित किया है, कोलिंस डिक्शनरी अभी बहुत, हाँ एआई को, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी ये बहुत चर्चे में चल रहा है, ठीक है। तो एआई को, कोलिंस डिक्शनरी जो है वो एआई को जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किया, और 2022 में इसका कौन सा था, परमा क्राइसिस, ये भी याद रखिए, ठीक है। कोलिंस डिक्शनरी का 2022 का जो वर्ड ऑफ द ईयर था वो परमा क्राइसिस था, और 2023 में ये एआई को किया है, ठीक है, एआई को किया है। अब देखिएगा, अभी जो है ना एक नीलाम्बू कदीचा सिमहंगल नाम से जो है ना एक आत्मकथा, ये किनकी है, देखिए ऐसे तो आत्मकथा चर्चे में रहती है, लेकिन ये ज्यादा चर्चे में इसलिए क्योंकि ये इसको जो है ना मतलब क्या कहते हैं, इसके प्रकाशित होने के निर्णय को बदल दिया, कह रहे कि अपनी आत्मकथा को प्रकाशित नहीं करेंगे। किनका है, एस सोमनाथ का, ठीक है, एस सोमनाथ का है। और ये इसलिए है क्योंकि देखिए जब चंद्रयान 2 जो फेल हो गया था, ठीक है ना, हाँ चंद्रयान 2 फेल हो गया था, तो के सिवान का एक वीडियो भी आया था रोते हुए वाला, तो के सिवान के टाइम पे चंद्रयान 2 फेल हुआ था। तो इस बुक में जो है ना ये उसका रीजन बताया है कि क्यों हो गया, या फिर जब इनकी जो नियुक्ति होने वाली थी तो उसमें भी काफी मतलब इशू बनाया गया नियुक्ति नहीं होने का, लेकिन लास्ट में नियुक्ति हुआ। तो अपनी आत्मकथा में ये सब चीज दिखे, इस वजह से इस पे काफी जो है मतलब बात विवाद हो गया, जिसकी वजह से ये अभी बोले हैं कि इसका जो है प्रकाशित ये नहीं करेंगे, एस सोमनाथ का। अब ये इसरो के चीफ है 10वें नंबर के, ठीक है। और इसी का अगर इंग्लिश पूछेगा तो इसका होगा लायंस दैट ड्रिंक द मून नाइट, ठीक है। इसी का इंग्लिश अनुवाद है, इन्हीं के जो ये आत्मकथा है, हाँ नीलाम्बू कुदीचा सिमहंगल, इसका है लायंस दैट ड्रिंक द मून नाइट, बताइएगा, हाँ लायंस दैट ड्रिंक द मून नाइट, मून लाइट है। बताइएगा, INS सूरत का अनावरण कहाँ किया गया है, नाम से ही, जहाँ सूरत है सूरत में ही किया गया है, ठीक है। ये क्या है कि मतलब ये स्वदेशी मिसाइल है, विध्वंसक पोत है, स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत है INS सूरत, इसका अनावरण सूरत में ही किया गया, ठीक है। ये बताइएगा, तो ये सूरत गुजरात में पड़ता है, गुजरात के CM कौन है अभी,
भूपेंद्र पटेल, सही है, भूपेंद्र पटेल है, ठीक है, भूपेंद्र पटेल है। बताइएगा अभी प्रधानमंत्री मोदी जी जो है, ये जो है मुफ्त राशन योजना, राशन योजना जो चला था कोविड के टाइम में गरीब कल्याण के लिए, हाँ, तो इसको कितने वर्ष के लिए बढ़ाने की बात करें, हाँ 5 वर्षों के लिए। अब ये बोले हैं कि इसको 5 वर्षों के लिए बढ़ा देंगे, ठीक है। ये कोविड के टाइम पे चला था, लेकिन उस टाइम में ऐसा था ना कि कहा गया था कि ये 3 महीने तक ये राशन दिया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाया गया, अभी इसको 5 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। ये छत्तीसगढ़ में हुआ था, वहां पे ये कहा गया। और हम लोग अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितने नंबर पे है? 111वें इंडेक्स में, जिस ये ग्लोबली आया था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इस पर भी काफी बात विवाद हुआ है कि भारत का ऐसा कहना है कि आप लोग जो है ये 3000 जो है लोगों को लेके बनाया जाता है, और हम लोग 80 करोड़ लोगों को, मतलब इस तरह का जो योजना है, जो मुफ्त राशन योजना था, ये 80 करोड़ लोगों को दिया गया था। हाँ, तो इसीलिए इस पे भी थोड़ा वाद विवाद हुआ था। हंगर इंडेक्स में 111 वैसा, मतलब हम लोग पाकिस्तान से भी नीचे आ गए हंगर इंडेक्स में। बताइएगा मतलब अभी जो IIC वर्ल्ड कप जो हो रहा है, इसमें टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ये भी बहुत है। हाँ, बांग्लादेश के साथ जो हो रहा था, श्रीलंका के एंजेला मैथ्यूज, ठीक है, एंजेला मैथ्यूज है श्रीलंका के प्लेयर है, ये बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे थे। तो ये जो हो गया ICC वर्ल्ड कप में जो है ना, टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए, ठीक है। हाँ मिनट, हाँ, इसमें क्या होता है, टाइम आउट का मतलब क्या होता है कि आप जैसे कि आपका ये हुआ ना, तब 3 मिनट के अंदर आपको रेडी हो जाना है खेलने के लिए, बट ये विवाद हो गया कि इनके हेलमेट में कुछ प्रॉब्लम था, हाँ, तो बस वही बदलने लगे तो टाइम ज्यादा हो गया। अब और ये भी कहा गया कि अब इसको 2 मिनट भी करने की बात हो रही है, 3 मिनट से 2 मिनट। टाइम आउट क्या होता है कि आपको उतने देर के अंदर पिच पे तैयार हो जाना है खेलने के लिए, ठीक है। इनका नाम है एंजेला मैथ्यूज, और ये श्रीलंका के, ठीक है, और खेल रहे थे बांग्लादेश के खिलाफ जब ये हुआ था। और ऐसे इस तरह की घटना 6 बार पहले भी हो चुकी है, लेकिन ICC वर्ल्ड कप में ये दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए टाइम आउट होने वाले। बताइएगा अभी नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? नए मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया, ठीक है, हीरालाल समारिया जो है ये अभी मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। और ये मुख्य सूचना आयुक्त की जो नियुक्ति है क्या RTI के तहत की जाती है। RTI कब आया था? राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में, 2005 क्या बोले? सूचना हीरालाल समारिया बने हैं, ठीक है। और ये RTI 2005 में आया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन। अभी RBI में भी देखिए, वैसे RBI के कार्यकारी निदेशक उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे होते हैं, MD भी 4 होते हैं RBI में, ठीक है, लेकिन अभी जो है मनोरंजन मिश्रा को बनाया गया, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बताइएगा मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन कौन बने हैं? रजनीश कुमार है, ठीक है, रजनीश कुमार है। BRO के नए महानिदेशक कोई लेफ्टिनेंट, BRO के लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन बने थे। अब देखिएगा अभी चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 जो है पुरस्कार, ये कौन सी बैंक को दिया गया है? चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 RBI को, RBI को दिया गया, ठीक है, RBI को ये दिया गया चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023। और इससे पहले भी है ना, जो गवर्नर वाला पुरस्कार दिया गया ना, गवर्नर ऑफ द ईयर, किनको शक्तिकांत दास को दिया गया था। ये कितने नंबर के गवर्नर है RBI के? 25वें नंबर के। बताइएगा RBI के पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ थे। CD देशमुख जो है ना, वो पहले भारतीय गवर्नर थे, ठीक है। तो RBI के पहले गवर्नर पूछेगा तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे, और अगर पहले भारतीय गवर्नर पूछेंगे तो CD देशमुख, ऑसबॉर्न स्मिथ और CD देशमुख, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले हुआ ना कि मुंबई का जो चर्च गेट है उसका नाम CD देशमुख के नाम पे बदल भी दिया गया, ठीक है, मुंबई के चर्च गेट का। तो यही पहले भारतीय CD देशमुख, और पहले अगर सीधे पूछेगा तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। बताइएगा RBI की स्थापना कब हुई थी? 35, 1 अप्रैल 1935 को। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था RBI का? 49 में, 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। 1935 में स्थापना, 1 अप्रैल 1935 में RBI की स्थापना हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। और राष्ट्रीयकरण पूछेगा तो 1 जनवरी 1949 को, ठीक है, दोनों डेट याद रखिएगा। राष्ट्रीयकरण बाद में ही होगा तो 1 जनवरी 1949 को, ठीक, RBI का। बताएगा अभी महिला एशियाई चैंपियनशिप हॉकी कप में कौन सा देश जीता है? भारत जीता है। कौन से देश? जापान को हरा के 4-0 से हराया, मतलब भारत का 4 गोल था, जापान का 0, ठीक है। और जापान इसे मतलब 2 बार जीत चुका था। भारत भी इससे पहले क्या हुआ कि सिंगापुर वाला जीता था, और अभी ये जीत गया, तो इसका भी 2 हो गया, ठीक है। और इसमें कैप्टन कौन थी? सविता पूनिया है, ठीक है। इसकी अभी जो है सविता पूनिया थी, हाँ, ये सविता पूनिया जो है हॉकी की अभी इसमें महिला हॉकी की कैप्टन थी, ठीक है। साइंस से पूछ लेते हैं, आज पॉलिटी था ना।
बताइएगा भारतीय संविधान सभा की स्थापना जो है किस मिशन के तहत हुआ था, कौन से कैबिनेट मिशन के तहत। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना का प्रस्ताव सबसे पहले कौन दिए थे, तो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव, भारतीय संविधान सभा का जो बनाने का जो प्रस्ताव है ये सबसे पहले क्रिप्स मिशन के द्वारा 1942 में दिया गया था, ठीक है। लेकिन उसको नहीं दिया गया क्योंकि उसमें और भी बहुत कुछ मतलब कहा गया था जो मान नहीं रहे थे यहाँ के लोग, तो फिर 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत हुआ, लेकिन पहला प्रस्ताव जो है क्रिप्स मिशन ही दिया था, ठीक है, 1942 में। बताइएगा संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ये किनका कहना था, नहीं, ग्रैनविल ऑस्टिन बोले थे, ठीक है, ग्रैनविल ऑस्टिन याद रखिएगा, आपसे ऑप्शन में ऑस्टिन रहता है। ये क्या था कि जो संविधान सभा है वो कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ये ग्रैनविल ऑस्टिन का कहना था, ठीक है। बताइएगा भारत में संविधान सभा के लिए जो है सबसे पहले विचार जो है स्वराज पार्टी के, मतलब स्वराज पार्टी दिए थे, कब दिए थे, स्वराज पार्टी 1924 में। देखिए अगर पार्टी होगा तो स्वराज पार्टी और व्यक्तिगत रूप से होगा तो एमएन राय, ठीक है। स्वराज पार्टी, अगर पार्टी में स्वराज पार्टी और व्यक्तिगत रूप से एमएन राय थे, ठीक है। बताइएगा संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी, नई दिल्ली में, ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। और इसी दिन जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को। और अस्थायी उपाध्यक्ष पूछेंगे तो अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथनी थे, ठीक है। फ्रैंक एंथनी जो थे उनको अस्थायी उपाध्यक्ष चुना गया था, ठीक है, इसी दिन 9 दिसंबर को, जिस दिन सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया अस्थायी। और 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो अस्थायी जो मतलब अस्थायी उपाध्यक्ष कौन होंगे, एच.सी. मुखर्जी। दो नाम और याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे, तो उनके साथ अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथनी को चुना गया था। और राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे जो 11 दिसंबर को चुने गए, तो उनके साथ अस्थायी उपाध्यक्ष जो थे वो एच.सी. मुखर्जी थे, ठीक है, एच.सी. मुखर्जी थे। बताइएगा ऐसा कौन सा रियासत था जो प्रतिनिधि संविधान सभा, जहाँ के प्रतिनिधि जो थे वो संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद रियासत के जो थे प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। और कौन सा जिला जो है वो जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था 1947 अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व, सिलहट जिला, ठीक है, सिलहट जिला था, ठीक। बताइएगा कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में, ठीक है, 1946 में आया था। और इसमें जो है मतलब कैबिनेट मिशन के तहत जो कहा गया था कि संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किया जाएगा, तो ये कितनी आबादी पे एक स्थान का आवंटन था, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख की आबादी पे जो है एक स्थान का आवंटन किया गया था। और इसी के तहत जो है ना 3 प्रमुख समुदायों में बांटा गया था जनसंख्या को। कौन कौन सा समुदाय था, मुस्लिम, सिख और और साधारण, ठीक है, 3 समुदाय में बांटा गया, मुस्लिम, सिख और साधारण, ठीक, मुस्लिम, सिख और साधारण, ठीक है। बताइएगा संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, महिला सदस्य 15 थी, ठीक है, 15 से बोले थे, 15 थी महिला सदस्य की संख्या, 15 थी, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति ये 33, ठीक है, अनुसूचित जनजातियों की संख्या 33 थी संविधान सभा में और महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। बताइएगा अंतरिम मंत्रिमंडल जो था उसका गठन कब हुआ था, 2 सितंबर 1946 को, ठीक है। अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था, लेकिन उसमें क्या हुआ था कि मुस्लिम सदस्य नहीं आए थे, ठीक है, तो उनके लिए भी जो है एक मार्ग खुला रखा गया था कि आप जब चाहे इसमें शामिल हो सकते हैं। तो वो लोग 26 अक्टूबर 1946 को इसमें शामिल हुए। अंतरिम मंत्रिमंडल में 5 सदस्य, मुस्लिम 5 सदस्य, ठीक है। तो याद रखेंगे अंतरिम मंत्रिमंडल की स्थापना 2 सितंबर 1946 को हुई थी, लेकिन मुस्लिम सदस्य जो थे वो 26 अक्टूबर 1946 को इसमें शामिल हुए और 5 मुस्लिम सदस्य, ठीक है, 5 मुस्लिम सदस्य शामिल हुए थे। बताइएगा जो संविधान सभा जो था, संविधान सभा पे अंतिम रूप से कितने सदस्य उपस्थित थे लास्ट में, 284, इन्हीं का सिग्नेचर था, ठीक है, 284। और बताइएगा संविधान सभा जो है मतलब जो 26 नवंबर 1949 को हुआ था ना कि संविधान जो प्रस्तावना जो था संविधान बना था उसको क्या किया, अंगीकृत कर दिया गया था, भले पूर्णतः लागू नहीं हुआ लेकिन अंगीकृत कर दिया गया। तो ये कौन सा अधिवेशन था, संविधान सभा का कौन सा अधिवेशन था, 11वां अधिवेशन। देखिए अगर पूछा जाएगा कि पूरे संविधान बनने में जो संविधान सभा का कितना अधिवेशन हुआ, तो 11 अधिवेशन हुए थे, ठीक है, 11 अधिवेशन हुए थे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि कहीं कहीं पे 12 अधिवेशन भी देगा, ये इसलिए देता है क्योंकि फिर जो लास्ट में 11 अधिवेशन, 11वां अधिवेशन का लास्ट दिन कौन सा था, 26 नवंबर 1949, ठीक है, जिस दिन जो है संविधान सभा को मतलब इसको अंगीकृत किया गया, ठीक है। लेकिन 24 जनवरी 1950 को जो है
फिर से लास्ट बार जो संविधान सभा की बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, तो कहीं कहीं पे जो उसको भी जो है ना अधिवेशन में मान लिया जाता है, ठीक है। ये 12वां अधिवेशन था, तो 12 अधिवेशन देगा, लेकिन मेनली जो है वो 11 अधिवेशन ही हुआ था संविधान सभा का, ठीक है। और बताइएगा इस पे कितने दिन बहस हुई थी संविधान के प्रारूप पे? 114 दिन। जैसे 11 अधिवेशन हुआ ना, तो टोटल मिला के 11 अधिवेशन में 165 दिन हो गए थे, ठीक है, जिसमें से 114 दिन जो है वो प्रारूप पे बहस हुआ था, संविधान के प्रारूप पे बहस हुआ था। तो याद रखेंगे 11वां अधिवेशन का अंतिम दिन जो था वो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा जो संविधान को पारित कर दिया गया था। तो पूछा जाएगा कि संविधान जो पारित हुआ वो कौन सा अधिवेशन? तो 11वें अधिवेशन में, ठीक है, 11वें अधिवेशन में हुआ था। क्या हुआ? 114 दिन बहस हुआ था उसके प्रारूप पे, ठीक है, 114 दिन बहस हुआ था। बताइएगा भारत के रियासतों का एकीकरण करने के लिए जो है किनको उत्तरदायी माना जाता है? एक तो सरदार वल्लभ भाई थे और एक बीपी मेनन, ठीक है, दो लोग। सरदार वल्लभ भाई के बारे में तो जानते ही, और एक बीपी मेनन को भी याद रखिएगा, ठीक है। और इसीलिए इनको ना रियासती विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था 5 जुलाई 1947 को, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पूछेगा कि रियासती विभाग के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और सचिव बीपी मेनन थे, ठीक है। यही दोनों जो है ना एकीकरण में बहुत इन दोनों का योगदान था, योगदान का यही दोनों ही किए थे, ठीक है। बताइएगा जो है संविधान को पवित्र दस्तावेज कौन बोले थे? संविधान को भीमराव अंबेडकर, ठीक है। संविधान को पवित्र दस्तावेज जो है वो भीमराव अंबेडकर बोले थे, ठीक है। कहा जाएगा कि पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? तो क्या नहीं, 26 जुलाई 1947 को, ठीक है, 26 जुलाई 1947 को किया गया था। और देखिए 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ, तो उसी दिन जो है राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया था। तो पूछा भी जाएगा कि जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, उसको किनके द्वारा जो है राष्ट्रपति चुना गया था? तो संविधान सभा के द्वारा, ठीक है, उनको संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था। अब देखिएगा जो ये है ना कि कुछ कथन दिया जाता है उनके द्वारा, तो इसमें था एक कि हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली, ये संविधान को कौन बोले थे? के.एम. मुंशी, ठीक है। जन्म राजनीतिक जन्म पत्री या फिर जन्म कुंडली बोलेगा तो ये के.एम. मुंशी बोले थे। उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को उद्देशिका बोलते हैं, उनके बारे में जो है जन्म पत्री और जन्म कुंडली के नाम से तो ये के.एम. मुंशी बोले थे, ठीक है। और प्रस्तावना के बारे में ही जो है हमारे सपनों और विचारों का जो है प्रतिनिधित्व करती है, ये कौन बोले थे? ये अय्यर थे, ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर है। ये बोले थे कि हमारे सपनों और विचारों की जो है प्रतिनिधित्व करती है उद्देशिका, ये अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर बोले थे, ठीक। और ये भी पूछेगा कि संविधान के विधिक निर्वाचन में कौन सहायक होता है? तो प्रस्तावना होती है, ठीक है। संविधान के विधिक निर्वाचन में प्रस्तावना जो होती है वो सहायक होती है, ठीक। देखिए ये मूल आत्मा की बात है। अगर सीधे पूछा जाए कि जो संविधान की मूल आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को उद्देशिका कहते हैं। तो प्रस्तावना को जो है वो संविधान की मूल आत्मा कहा जाता है। लेकिन अगर ये पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा मूल आत्मा किसे कहा गया, तो वो संवैधानिक उपचारों को, जो अनुच्छेद 32 में जो है, ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों को भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया, मूल आत्मा, तो वो प्रस्तावना को कहा गया है, ठीक है। और ये कौन से, तो ये कब हुआ था? तो 1967 में जो है गोलकनाथ बनाम ये पंजाब राज्य, ठीक है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो है 1967, उसी में कहा गया था उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा, ठीक है। और बताइएगा जो प्रस्तावना है इसको संविधान का भाग जो है वो कब माना, किस में माना गया था? केशवानंद भारती वाले में, ठीक है, केरल राज्य 1973 वाले में, 1973 वाले में, ठीक है, 1973 वाले में इसको माना गया था। और इसी में जो है इसको कहेगा कि मूल ढांचा और प्रस्तावना संविधान क्या बोलते हैं, मूल ढांचा का सिद्धांत, हाँ, तो ये भी केशवानंद भारती वाले में। बताइएगा संविधान की प्रस्तावना में कितने तरह का न्याय है? न्याय 3 तरह का न्याय, स्वतंत्रता 5 तरह का है, और समानता 2 तरह का, ठीक है। स्वतंत्रता और न्याय, तो याद रखिए न्याय में 3 वर्ड होता है, ठीक है, न्याय में 3 वर्ड है, तो 3 अक्षर है, तो 3 न्याय हो गया। स्वतंत्रता में 5 अक्षर होता है, तो 5 तरह का स्वतंत्रता हो गया, और समानता 2 याद रखिए, ठीक है। लेकिन देखिए प्रस्तावना याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन कौन सा न्याय है, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है। तो प्रस्तावना, वैसे भी हम लोग भारत के नागरिक हैं, तो इससे तो हम लोग को प्रस्तावना याद होना ही चाहिए। लेकिन फिर भी ये आप बताइएगा 14 और 2
2 जो है संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, आज इतना लेट हो गया आपको, अच्छा कोई बात नहीं। तो उसमें जो है प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया था? प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़ा गया था ना, बताइए। हाँ, और अखंडता और समाजवादी, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है, इस 3 को जोड़ा गया था। जो 42 अमेंडमेंट हुआ था कब? 1976, 1976 में हुआ था, ठीक है, उसमें जोड़ा गया था। अब देखिएगा, अगर ये पूछेगा कि भारत शब्द का प्रयोग जो है प्रस्तावना में कितनी बार किया गया, तो 2 बार किया गया। हम भारत के लोग भारत को, ठीक है, बस है ना, तो ये 2 बार। तो प्रस्तावना याद रखिएगा तो ध्यान रहेगा। जैसे 5 तरह का स्वतंत्रता, कौन कौन सा स्वतंत्रता है? नहीं, स्वतंत्रता विचार की, अभिव्यक्ति की, ठीक है, और विश्वास, धर्म और उपासना, ठीक है, विश्वास, धर्म और उपासना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 तरह का स्वतंत्रता है। 2 प्रकार का समानता दिया गया, कौन कौन सा? प्रतिष्ठा और अवसर का, ठीक है, तो ये इस तरह से याद रखिएगा। बताइएगा, लिखित संविधान की अवधारणा जो है किस देश की देन है? फ्रांस की देन है, ठीक है, फ्रांस की देन है। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, लिखित सबसे बड़ा लिखित भारत का, सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो, हाँ, भारत का, ठीक है, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान को ही सर्वोच्च माना जाता है, ठीक है। देखिए, एक जो कथन है, उद्देशिका के बारे में एक कथन है कि संविधान अगर शरीर है, ठीक है, तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, ठीक, और अगर संविधान अगर आधारशिला है तो प्रस्तावना उसकी उस पे खड़ी अट्टालिका। ये कौन कहे थे? नहीं, सुभाष कश्यप, ठीक है, सुभाष कश्यप, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष कश्यप का ये कहना था कि संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, या फिर संविधान अगर आधारशिला है तो प्रस्तावना उस पे खड़ी अट्टालिका है। ये सुभाष कश्यप कहे थे, ठीक है, उद्देशिका के बारे में। बताइएगा, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को, 1947 को, ठीक है, 1947 को। और राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950, जिस दिन अंतिम बैठक हुई थी, ठीक है, जिस दिन अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, उसी दिन राष्ट्रगान को भी अपनाया गया था। बताइएगा, जो संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, उसमें कितने भाग और अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और अनुसूचियां 8, ठीक है, 8 अनुसूची थी। अब बताइएगा, कितने अनुच्छेद को उस दिन लागू किया गया था 26 नवंबर को? उसमें 15 अनुच्छेदों को, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 395 जो अनुच्छेद, उसमें से 15 अनुच्छेद को जो है वो 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया था, ठीक है, और बाकी को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। बताइएगा, जो अंतरिम मंत्रिमंडल थे उसमें जो है खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कुछ ऐसे नाम हैं जो स्वतंत्रता के बाद जो मंत्रिमंडल बना 1947 में, और जो स्वतंत्रता से पहले जो अंतरिम मंत्रिमंडल था, उस दोनों में सेम ही है। तो पहले उस नाम को याद रख लीजिए। जैसे कि राजेंद्र प्रसाद को देख लीजिए, वो पहले भी खाद्य एवं कृषि मंत्री थे और बाद में भी खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, ठीक है। उसके बाद हो गए जगजीवन राम, ठीक है, तो जगजीवन राम जो थे वो पहले भी श्रम मंत्री थे और बाद में भी श्रम मंत्री थे। और भी कोई थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, शिक्षा में तो अलग ही हो गए थे। 2-3 ऐसे मंत्री जो पहले थे वही बाद में भी रहे थे। एक बार देख लेते हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, टिक आउट कर लीजिएगा, आपको मिलेगा उसमें सेम ही है। दोनों में जो पहले थे वही बाद में भी रहे थे, 2-3 ऐसे मंत्री थे। अब बताइएगा, जो बाद में है पहले अंतरिम मंत्रिमंडल जो थे उसमें गृह, सूचना तथा प्रसारण मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जगजीवन राम, इन तीनों का मंत्रालय सेम ही रहा था, ठीक है, सेम ही रहा था। बताइएगा, प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी, कब गठन किया गया था? 29 अगस्त 1947 को, ठीक है, 29 अगस्त 1947 को। देखिए, सीधा से पढ़ते, पहले संविधान सभा में 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, दिल्ली में हुई। उस दिन जो है अस्थायी अध्यक्ष चुने गए सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी उपाध्यक्ष चुने गए थे फ्रैंक एंथनी, ठीक है। उसके बाद दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर को हुआ, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना गया और अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में HC मुखर्जी को चुना गया, ठीक है। इसी के 2 दिन बाद 13 दिसंबर
1946 को जो है जवाहरलाल नेहरू जो है प्रस्तावना को मतलब क्या बोलते हैं पेश किए थे, ठीक है, संविधान सभा में पेश किए, जो 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया, ठीक है, 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया था। और इसी के बाद जो है बहुत सारी समितियों का निर्माण भी किया गया था, ठीक है। और फिर प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। और इसी दिन जो हम लोग खेल दिवस भी मनाते हैं यार, 29 अगस्त को ही, ठीक है। तो उसी दिन प्रारूप समिति का गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को। अब देखिएगा ये तैयार कौन किए थे इसके प्रारूप को? बी.एन. राव किए थे, ठीक है, बी.एन. राव किए थे। इनका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव है, ठीक है। इनका पूरा नाम याद रखिएगा, क्योंकि बी.एन. राव याद रहेगा। मान लीजिए कि ऑप्शन में पूरा नाम देखिए बी और एन से ही शुरू किया, तो इसलिए बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम था, ठीक है। बताइएगा प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। बताइएगा संविधान सभा में जो है अंबेडकर जी का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पहली बार बंगाल से, और जब बंटवारा हो गया उसके बाद बॉम्बे से, ठीक है। तो ये पूछता है कि भीमराव अंबेडकर जी का पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश के बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ था, ठीक है, ये याद रखिएगा। साइंस में क्या था? धातु। धातु तो बहुत बड़ा चैप्टर है वैसे, तो पूछता है धातु होगा क्या? इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? त्याग करेगा, ठीक है। जो भी जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ठीक है, धनायन प्रदान करेगा, ऐसे तत्व जो होते हैं वो धातु कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो अच्छा देगा आघात वर्ग और तन्य जो होता है, ठीक है, ये क्या है? आघात वर्ग कैसा गुण है? तन्य जो कहते हैं ना कि ये धातु जो होते हैं वो ज्यादा आघात वर्ग और तन्य होता है। तो ये आघात का मतलब क्या होता है? किसी चीज का आघात करना, यानी पीटना, यानी पीट पीट के पतले चादर की तरह बना देना, तो ये आघात वर्ग हुआ, ठीक है। और तन्य जो होता है वो खींचना, यानी तानते हैं किसी चीज को तो तार के रूप में। देखिए ये भी है कि सोना इतना सबसे ज्यादा आघात वर्ग और तन्य क्या होता है? सोना होता है। सोना इतना तन्य है कि उसके 1 ग्राम से हम लोग 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं, ठीक है, इतना ज्यादा उसको हम लोग खींच सकते हैं कि 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं सोना से, ठीक है। बताइए सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। और यही जो सबसे प्रबल अपचायक होती है, देखिए अपचायक और उपचायक दोनों ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो फ्लोरीन जो होता है वो सबसे प्रबल उपचायक है, ठीक है। और सबसे नेगेटिव एलिमेंट जो एटम में जो फ्लोरीन होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा नेगेटिव भी होता है और वो सबसे प्रबल उपचायक होता है, ठीक है। और लिथियम जो है वो सबसे प्रबल अपचायक होता है, ठीक है, और सबसे हल्की धातु भी है। और सबसे भारी धातु ऑस्मियम, सबसे कठोर क्रोमियम, सबसे कठोर धातु क्रोमियम होगा, ठीक है। देखिएगा धातु जो होते हैं उनका गुण कैसा होगा? वो अम्लीय होंगे या क्षारीय होंगे? क्षारीय होंगे। धातु हमेशा क्षारीय होते हैं और धातु जो होते हैं वो अम्लीय होता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ जो होता है उभयधर्मी होता है, जैसे क्रोमियम ऑक्साइड है, ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड जो है उभयधर्मी होता है। और कुछ एलिमेंट भी जैसे होंगे अपवाद में जैसे होंगे जो उभयधर्मी होंगे वो कौन से होंगे? एल्युमिनियम, जिंक और लेड, ठीक है। इसके ऑक्साइड जो होते हैं वो उभयधर्मी, उभयधर्मी का मतलब क्या हुआ? अम्लीय और क्षारीय दोनों रूप में पाए जाएंगे, ठीक है। ये याद रखिए 3 होते हैं, एल्युमिनियम, जिंक और लेड, पीबी जो है Al, Zn और Pb, ठीक, ये जो तीनों होते हैं ये उभयधर्मी होते हैं। और क्रोमियम ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, लेकिन क्रोमियम ऑक्साइड होना क्या चाहिए था? क्षारीय होना चाहिए था, क्योंकि ये धातु है, ठीक है। बताइएगा जो भू प्रॉपर्टी है पृथ्वी पे जो इसमें धातुओं का मुख्य स्रोत है, इसमें सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है भू प्रॉपर्टी पे? एल्युमिनियम, सबसे ज्यादा एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा, उसके बाद कैल्शियम। ऐसे याद रखिए एल्युमिनियम 7%, तो लोहा 4% और कैल्शियम 3%, 4 3 मिला के 7 होता है। तो ये तीन एक लाइन से याद रखिएगा, सबसे ज्यादा एल्युमिनियम 7%, लोहा 3% और सॉरी लोहा 4% और कैल्शियम 3%, ठीक है। ये भूपट्टी पे सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, खनिज और अयस्क में क्या अंतर होता है? देखिए भू प्रॉपर्टी जो है ना, हाँ, उससे प्राकृतिक रूप से जो तत्व तथा यौगिक जो पाए जाते हैं उनको हम लोग खनिज बोलते हैं। लेकिन जो भी खनिज होते हैं, ठीक है, और जिस खनिज से जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा खनिज लेंगे, ठीक है, और इसमें से जिस खनिज से हम लोग आसानी से धातु को अलग कर सकते हैं, धातु निकाल सकते हैं, वो अयस्क होते हैं। तो इस तरह का स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन पूछेगा, क्या सभी खनिज अयस्क होंगे या सभी खनिज धातु मतलब सॉरी सभी अयस्क खनिज होंगे, ठीक है। तो जितना भी अयस्क है वो खनिज होगा, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होंगे। क्या? क्योंकि अयस्क वही होते हैं जिन खनिज से जो है आसानी से धातु को निकाला जा सकता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो सभी अयस्क जो है वो खनिज होंगे, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, ठीक है।
देखिए अब निष्कर्षण की विधि होती है, तो एक तो क्या होता है धातुओं का जो सक्रियता श्रेणी दिया होता है, अगर निष्कर्षण की विधि भी एक लाइन से याद रखेंगे ना तो धातु की जो सक्रियता श्रेणी है वो भी आपको याद रहेगा। जैसे देखिए पोटेशियम से याद कीजिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, एक लाइन से याद रखिए, ये एक लाइन से सक्रियता श्रेणी में घटते जाते हैं, ठीक है। अगर ये एक लाइन से आपको याद रहेंगे और इसका जो निष्कर्षण है वो विद्युत अपघटन विधि, देखिए यम वाला देखिए, जैसे देखिए पोटेशियम लास्ट में यम आता है ना, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सब में यम आता है लास्ट में, इन सब का निष्कर्षण जो होगा विद्युत अपघटन विधि से होगा, ठीक है। और अगर ये आपको एक लाइन से याद रहेगा ना तो आपको सक्रियता श्रेणी भी याद रहेगी, क्योंकि सक्रियता श्रेणी भी ऐसे ही है, ठीक है। इसके बाद फिर जिंक हो गया, ये लोहा है, पीबी, कॉपर, इन सब का ऑप्शन कार्बन के उपयोग से, ठीक है, कार्बन के उपयोग से इन सब का उपचयन होगा, जिंक का, लोहा का, पीबी का और सीयू का, ठीक है। अब सोना चांदी तो प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित होते हैं, तो सोना चांदी हो गया, तो यही आपका एक लाइन से जो होता है वो अभिक्रिया की श्रेणी भी है, ठीक है, धातु की सक्रियता श्रेणी भी है। धातु कर्म क्या होता है, अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण जो करते हैं ना और परिष्कर्षण, उसमें संबंधित जो भी विधि है उसको धातु कर्म बोलते हैं। इसमें ये तीन चीज याद रखिए, गैंग, फ्लक्स और धातुमल। गैंग क्या होगा, जो अशुद्धि होता है, ठीक है, उसमें जो उपस्थित अशुद्धि है वो गैंग है, लेकिन उसमें गैंग को निकालने के लिए उसमें कुछ और मिलाते हैं, उसको क्या बोलेंगे, फ्लक्स, ठीक है, उसको फ्लक्स बोलते हैं। गैंग अशुद्ध पदार्थ को हटाने के लिए बाहर से जो पदार्थ मिला जाता है उसको फ्लक्स बोलते हैं, और जब ये दोनों मिल जाएगा तो वो धातुमल बनेगा, यही जो बाहर निकलेगा, ठीक है। तो जो उपस्थिति है उसमें अशुद्धि जो है वो गैंग है, उसको निकालने के लिए बाहर से जो चीज मिलाई जाती है वो क्या है, फ्लक्स है, और जो मिल के दोनों मिल के जो निकलता है वो धातुमल है, ठीक है। इतनी याद रखिए, ठीक है। एक दो विधि होता है, एक निस्तापन होता है और एक भर्जन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि धातु के अयस्क को, धातु का जो अयस्क होता है ना उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो द्रव्यमान होता है, उसके नीचे के ताप पे गर्म करेंगे, और तब उसमें क्या होगा कि जो नीचे के ताप पे गर्म करेंगे तो तब तक तो वो मेल्ट नहीं होगा, लेकिन जो उसमें अशुद्धि है वो भाप बन के उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, धातु, ये निस्तापन होता है। भर्जन में भी यही होता है, लेकिन भर्जन में क्या होता है कि गर्म हवा की उपस्थिति में करेंगे। निस्तापन और भर्जन में प्रक्रिया सेम ही है, बस भर्जन में जो है प्रक्रिया के दौरान जो है वो गर्म हवा की उपस्थिति का होना जरूरी है, ठीक है। और जो फिर एक होता है स्मेल्टिंग, इस पे क्या होता है कि द्रव्यमान से ऊपर के ताप पर गर्म करेंगे, ठीक है, द्रव्यमान के ऊपर के ताप पर गर्म करेंगे। देखिए सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जो है इनका जो हम विद्युत अपघटन करते हैं तो ये इनके क्लोराइड से विद्युत अपघटन करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा हो गया, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, इनके जो है वो क्लोराइड से, इसके अच्छा पोटेशियम कार्बोनेट मतलब उतना लेकिन पोटेशियम क्लोराइड सुनते ना पोटेशियम क्लोराइड के बारे में, या सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड, तो इनका विद्युत अपघटन क्लोराइड से होगा, और एल्युमिनियम जो होगा इसका विद्युत अपघटन उसके ऑक्साइड से होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, एल्युमिनियम का जो विद्युत अपघटन करेंगे वो उसके ऑक्साइड से करेंगे, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम का जो है उसके क्लोराइड से करेंगे, ठीक है, विद्युत अपघटन करेंगे। अब देखिएगा जब विद्युत अपघटन होता है तो शुद्ध धातु कहाँ पे जाके जमा हो जाएगा, कैथोड या एनोड कहाँ पे, कैथोड पे, ठीक है, कैथोड पे जाके जाएगा। बताइएगा पोटेशियम की खोज कौन किए थे, हम्फ्री डेवी किए थे, ठीक है, पोटेशियम की खोज हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था। देखिए कुछ इसका अयस्क दिया हुआ है, जैसे ट्रोना, ये किसका अयस्क होता है, सोडियम का, ठीक है, ट्रोना जो है वो सोडियम, साधारण नमक तो याद ही है कि सोडियम का होता है, बोरेक्स, ट्रोना और चिली सॉल्ट पीटर, ठीक है। चिली सॉल्ट पीटर आएगा तो अपने आप सॉल्ट है इसमें, तो पता चल जाएगा कि सोडियम का, याद रखना ट्रोना और बोरेक्स, ठीक है। ट्रोना और बोरेक्स जो होते हैं ये सोडियम के अयस्क होते हैं। कुछ जैसे कि थोड़ा बहुत जैसे कि ग्रीनोकाइट, ठीक है, ग्रीनोकाइट जो होता है वो कैडमियम का अयस्क है, ग्रीनोकाइट याद रखेंगे कैडमियम का अयस्क होता है। सोना और चांदी में ना बहुत होता है, मतलब सोना चांदी नहीं, एक सोना का होता है काल्वेराइट और सिल्वेनाइट और एंटीमनी, जैसे सिप्सनाइट, मतलब जिसके लास्ट में नाइट है ना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। कॉपर का सबसे ज्यादा पूछता है, ठीक है, कॉपर का पूछेगा, सोडियम, इधर जो रो में दिया हुआ है ना इस सब का ज्यादा पूछेगा, कैल्शियम, और इसमें कंफ्यूजन भी होता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे कीसेराइट किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है, लेकिन हाँ कीसेराइट है, ठीक है, और वहीं पे अगर पूछ देगा कैल्साइट तो वो कैल्शियम का होता है, कीसेराइट मैग्नीशियम का होता है और कैल्साइट कैल्शियम का होता है, ठीक है। जैसे देखिए कार्नेलाइट है तो दोनों में होता है, पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों का है, कार्नेलाइट होगा तो दोनों का होगा, पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों का होगा। नाइटर किसका, नाइटर तो पोटेशियम का है, ठीक है, नाइटर पोटेशियम का होता है, ठीक है।
कुछ तो था। अब केसीटेराइट बताइएगा। टी लिखा, ठीक है। इसी में हम लोग यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं, कैल्शियम या मैग्नीशियम का समझ लेते हैं, ये नहीं होगा, ठीक है। कैल्साइट जो है वो कैल्शियम का है, कीसेराइट मैग्नीशियम का है, लेकिन केसीटेराइट पूछेगा तो टीन का। ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन है। देखिए कीसेराइट जो होगा वो मैग्नीशियम का, कीसेराइट मैग्नीशियम का होता है, और हाँ, और केसीटेराइट होगा तो टीन का होगा, ठीक है। केसीटेराइट टीन का होगा। बताइएगा लोहे में जंग लगने के लिए वायु में क्या क्या उपस्थित होना आवश्यक है? ऑक्सीजन और नमी, ठीक है। और जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम, ठीक है। क्रोमियम का उपयोग किया जाता है जंग रहित लोहा बनाने के लिए, क्रोमियम है, ठीक है। अब देखिएगा जो लोहे और इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जो लेपन किया जाता है जस्ते का, उस विधि को क्या कहते हैं? यशद लेपन, ठीक है। यशद लेपन कहा जाता है उसको, ठीक है। अरे देखिए तांबा जो है ना, वायु में जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके साथ जो अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है। कॉपर जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लेगा, तो इस पे किस रंग की परत चढ़ जाएगी? हरे रंग की परत चढ़ जाएगी, ठीक है। हरे रंग की परत चढ़, और ये कौन सा पदार्थ बनेगा? ये जो हरा पदार्थ बनेगा ये कॉपर का कार्बोनेट बनेगा, क्योंकि किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्साइड कर मतलब ये रिएक्शन कर रहा है ना। कॉपर जो होगा वो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करता है तो उस पर एक हरे रंग, पहले कॉपर क्या है? भूरे रंग का है, और उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाएगी जो कॉपर कार्बोनेट होता है, ठीक है। ये कॉपर कार्बोनेट होता है। और तांबा का शत्रु किसे माना जाता है? गंधक को, ठीक है। तांबा का शत्रु जो है वो गंधक को माना जाता है। और शरीर में तांबा की सब मात्रा अगर अधिक होने लगेगी तो कौन सा रोग हो जाएगा? विल्सन, विल्सन नामक रोग होता है, ठीक है। विल्सन नामक, शरीर में अगर तांबा ज्यादा हो जाएगा तो विल्सन नामक रोग होता है। बताइएगा धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? सोना को कहा जाता है, ठीक है। सोना को कहा जाता है। बताइएगा बेराइल जो है वो किस धातु का मुख्य अयस्क होता है? बेराइल, बेराइल बेरेलियम होगा, ठीक है। बेरेलियम का, बेराइल जो है वो बेरेलियम का जो है मुख्य अयस्क होता है।